नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ सवाल और उनके जवाब देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं वो धातु एवं अधातु वाले अध्याय से लिए गए हैं और इन प्रश्न उत्तर को देखने का उद्देश्य ये है कि आपको ये पता लग सके कि जो एग्जाम है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि प्रश्न किस तरीके से आएंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पत्र में रख सकते हैं? अब जैसा कि आप जानते हैं नींबू का अचार जो होता है वो अम्लीय होता है और वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने से जो अचार है वो खराब हो जाएगा और हमारा एल्यूमिनियम का बर्तन भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका उत्तर है नहीं। तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं, नींबू के अचार में अम्ल होता है जो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर उसे संक्षारित कर देता है, जिससे बर्तन खराब हो जाता है तथा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दरअसल बर्तन ही नहीं बल्कि जो हमारा अचार है वो भी खराब हो जाता है। तो दोनों चीजें खराब करने से अच्छा है कि अचार को जिसमें रखा जा सकता है उसमें रखा जाए, बल्कि एल्यूमिनियम में ना रखा जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसका कारण बताना है। दरअसल सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो जब हम इसे हवा में रखते हैं तो वो हवा के साथ अभिक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है और इसलिए हम इसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो आपको भी यही उत्तर लिखना है कि सोडियम एवं पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं और हवा के संपर्क में आते ही ये तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं तथा आग पकड़ लेते हैं। अतः सुरक्षित रखने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा सोडियम या पोटेशियम का धातु है वो नष्ट हो जाएगा और इससे आग लगने का खतरा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थ लपेटने के लिए किया जाता है और इसका कारण बताना है। जैसा कि हम जानते हैं हम जो भोजन लेकर जाते हैं टिफिन के रूप में उसको एल्यूमिनियम की फॉइल यानी कि एल्यूमिनियम की पन्नी में लपेटा जाता है। दरअसल इसका कारण है कि एल्यूमिनियम एक अघातवर्ध्य धातु है और इसकी जितनी चाहो उतनी पतली पन्नी बनाई जा सकती है। तो उससे भोजन को लपेटना आसान काम हो जाता है। अब भोजन को लपेटना आसान है पर कोई कारण तो होगा जिससे हम एल्यूमिनियम से भोजन को लपेटते हैं, तो आपको वो भी बताना है। और वो कारण है कि इसके साथ साथ यह एक ऊष्मा का सुचालक होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी धातु अघातवर्ध्य होता है तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इसके अंदर रखे पदार्थ काफी समय तक गर्म रहते हैं। तो इससे हमारा फायदा ये भी हो गया कि हम कम एल्यूमिनियम में काफी सारे भोजन को लपेट सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अघातवर्ध्य है और तथा ये जो ऊष्मा का सुचालक है इसलिए जो हमारा भोजन है वो भी लंबे समय तक गर्म रहेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं और इसे समीकरण द्वारा समझाना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि इसमें होता क्या है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तब सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अब इसी बात को आपको समीकरण द्वारा समझाना है। तो आप समीकरण लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड जमा जल, जिससे हमें मिलता है सल्फ्यूरस अम्ल। अब इसके साथ साथ आपको सूत्र के रूप में भी इस समीकरण को दर्शाना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 और जल का सूत्र होता है H2O। तो SO2 जमा H2O, इससे हमें मिलेगा सल्फ्यूरस अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO3। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब जब इस तरह के प्रश्न आए जहां पर आपसे किसी चीज की परिभाषा पूछी गई हो तो वहां पर सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है और उसके बाद परिभाषा के साथ साथ आपको उसके उदाहरण भी देने हैं। तो सबसे पहले हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को यौगिक से बाहर कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।
तो ये तो हुई परिभाषा। इसके बाद हम विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देंगे। तो इसका उदाहरण होगा जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट, जिससे हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस में तांबा यानी कि कॉपर। तो आप देख सकते हैं जो जस्ता यानी कि जिंक है उसने कॉपर को उसका सॉल्यूशन जो था सल्फेट का उससे अलग कर दिया और खुद जस्ता सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर यानी कि तांबा उससे अलग हो गया। अब इस समीकरण को आप सूत्र के रूप में भी दर्शा सकते हैं। जस्ता यानी कि Zn जब कंबाइन होता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के साथ तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और साथ में मिलता है तांबा यानी कि Cu। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पॉप ध्वनि क्या दर्शाता है। अब आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे प्रयोगशाला में तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक एक्सपेरिमेंट होता है जहां पर पॉप ध्वनि के साथ जो हमारे माचिस होता है वो बुझ जाता है। तो दरअसल ये जो पॉप ध्वनि है ये दर्शाती है कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति है। तो आप सीधा लिखेंगे कि पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस एक सक्रिय धातु है जिसे खुली हवा में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। फास्फोरस का ऑक्सीजन से संपर्क ना हो इसलिए हम इसे जल में डालकर रखते हैं। दरअसल इसका कारण भी वही है जो पोटेशियम और सोडियम के साथ था, परंतु पोटेशियम और सोडियम पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं इसलिए केरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं, परंतु फास्फोरस पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता इसलिए हम इसे पानी में रखते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या होता है। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाया जाता है तो उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है तन्यता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर भी तन्यता की परिभाषा पूछी गई है। तो आप कह सकते हैं धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है और धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो सोना है वो सबसे ज्यादा तन्य धातु होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आघातवर्धता किसे कहते हैं। अब यहाँ भी परिभाषा ही पूछी गई है, तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा है धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है और धातु के इस गुणधर्म को कहा जाता है आघातवर्धता। यहाँ पर भी आप चाहे तो उदाहरण दे सकते हैं कि जो सोना होता है वो बहुत ही ज्यादा आघातवर्ध धातु है, वहीं चांदी जो है वो भी काफी ज्यादा आघातवर्ध होता है। तो ये कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप इन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।